Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फ्लक्स के बारे में पहले देखें कि फ्लक्स वर्ड मींस फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसे फ्लो हम कह सकते हैं। मतलब अगर हम हवा की बात करें, हवा खिड़की में से गुजर कर रही है तो हम इसे हवा का फ्लो कह सकते हैं। पानी पाइप में से गुजर रहा है तो हम इसे पानी का फ्लो कह सकते हैं। तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट में से गुजर रही हैं या किसी एरिया में से गुजर रही हैं तो हम उस गुजरने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया में से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक एरिया को कंसिडर करें, लेट अस सपोज दिस इज एरिया, तो इसमें से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं 1 2 3 4 5, तो हम इस नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे सकते हैं। तो इसका फार्मूला है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल फाई। इलेक्ट्रिक है तो हम इसके आगे फाई ई लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक के लिए। फाई ई दिस इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर को। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया को सबको पता है। एरिया वेक्टर क्या चीज है? लेट अस सपोज कोई भी एरिया है, अगर हम उस एरिया के नॉर्मल या उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करें तो वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया वेक्टर को। जिस तरह मैंने लेट अस सपोज यहाँ पे एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है, बुक का ये जो लेंथ इंटू विड्थ ये तो हो गया एरिया, इसका तो सबको पता है। अब एरिया वेक्टर क्या होगा? अगर हम इसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करें, उसके नॉर्मल में एक वेक्टर ड्रॉ करें, तो उसे हम एरिया वेक्टर का नाम देंगे। जिस तरह क्लास में वाइट बोर्ड जो है उसकी लेंथ इंटू विड्थ करें तो ये एरिया निकल आता है। एरिया वेक्टर इसका क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें जो कि आउटवर्ड होगा दीवार से या वाइट बोर्ड से, तो इस वेक्टर को हम एरिया वेक्टर का नाम दे सकते हैं। इसी तरह एक ये वाली शेप जो कि वर्टिकल रखी हुई है हमने, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम ड्रॉ करें तो ये इस शेप का एरिया वेक्टर होगा। अगर हम इसी शेप को हॉरिजेंटली रख दें तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो वेक्टर बनेगा एरिया का, उसे हम एरिया वेक्टर का नाम दे सकते हैं, जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, ए रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर को। तो डॉट है तो हम इसे लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये इसका फार्मूला होगा जो आगे हमने यूज़ करना है, इसका आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी फार्मूला से हम देख सकते हैं कि ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मूला में अगर हम देखें तो सबसे पहले फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर, मतलब जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा फ्लक्स। जितनी ज़्यादा हैं फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस कम होंगी उतना ही फ्लक्स कम होगा। इसके बाद सेकंड है एरिया। जो एरिया हम यूज़ कर रहे हैं उस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा फ्लक्स। एरिया कम या ज़्यादा होने से फ्लक्स भी कम या ज़्यादा होगा। जिस तरह ये वाला एरिया है, यहाँ पे 5 लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, अगर हम इस एरिया को बढ़ा दें तो इसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं तकरीबन सारी की सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास कर रही हैं। एरिया बढ़ाया तो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बढ़ गई। लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इसमें से पास कर रही हैं उसे हम फ्लक्स का नाम दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एरिया चेंज करने से फ्लक्स भी चेंज हुआ। अब अगर हम एरिया को कम कर दें, लेट अस सपोज हमने इतना एरिया कर दिया, तो इसमें से जो लाइंस पास कर रही थी उनका नंबर भी कम हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया कम करने से फ्लक्स भी कम हुआ। तो फ्लक्स जो है वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके बाद थर्ड जो है वो थीटा आ जाता है।
एरिया को हमने किस डायरेक्शन में रखना है, पैरेलल रखें, परपेंडिकुलर रखें या किसी भी एंगल के ऊपर, तो उससे भी फ्लक्स चेंज होगा। तो हम इसे ओरिएंटेशन कह सकते हैं। फ्लक्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। ओरिएंटेशन फॉर एग्जांपल पहले किसी एरिया को हमने रखा इस डायरेक्शन में, अब हम इसी एरिया की अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दें, अब हमने इसको इस एंगल पर रख लिया, तो पहले देखें इसमें सारी की सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही थी, लेकिन अब इसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो चेंज हो गई हैं। ये वाली दो जो हैं ये इसके बाहर से फ्लो करेंगी, तो ये फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी। तो इसी तरह ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर, इसके बाद एरिया इसके ऊपर, और ओरिएंटेशन ऑफ दैट एरिया। दिस इज फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अगर हम एरिया का यूनिट देखें तो एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, फार्मूला और इसकी डेफिनेशन ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद फार्मूला से हम मज़ीद इसके 3 केसेस निकाल सकते हैं। फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दिस इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला में 2 चीज़ें आ रही हैं, ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, और इसके बाद थीटा भी है। अब हम इसके 3 केसेस देखते हैं कि फ्लक्स कहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, कहाँ पे मिनिमम हो सकता है, और इन दोनों के इन बिटवीन क्या सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे पहला केस है फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो हम दोनों केसेस में इसको देखेंगे कि अगर हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए, और अगर हम एरिया वेक्टर की टर्म्स में देखें तो फिर क्या काम होगा। एरिया वेक्टर आपको पता है, वो वेक्टर जो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में होता है या परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा, दैट इज एरिया वेक्टर। अब अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया के साथ जो एंगल बना रही हैं वो वाला एंगल है 90 डिग्री, और हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से पास करेंगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम हियर। जबकि अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, दिस इज एरिया वेक्टर, अगर हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों की डायरेक्शन की बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसका मतलब है एरिया वेक्टर की टर्म्स में लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि ई और ए दोनों के दरमियान एंगल दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। फिर फार्मूला क्या बन सकता है फ्लक्स के लिए, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करें, ई ए कॉज 0 डिग्री, कॉज 0 1 के इक्वल होता है, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा ये आपको याद होना चाहिए। दोनों में फ़र्क आपने याद रखना है, हम एरिया की बात कर रहे हैं या फिर एरिया वेक्टर की। एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो वो पैरेलल डायरेक्शन में होगा। अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स मैक्सिमम, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम देखते हैं कि फ्लक्स मिनिमम कब हो सकता है। तो लेट अस सपोज अब हमने उस एरिया को दोबारा 2 टर्म्स में हम देखेंगे, एरिया की टर्म्स में और एरिया वेक्टर की टर्म्स में। अगर हम एरिया की टर्म में देखें, एरिया इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। अब दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हों, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, then flux will be minimum।
एरिया वेक्टर की टर्म में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हॉरिजेंटल, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वर्टिकल, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है दिस इज 90 डिग्री। एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के दरमियान एंगल जो है दैट विल बी 90 डिग्री। तो फिर हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 आपको पता है 0 के इक्वल होता है। देन फार्मूला विल बी फाई इज इक्वल टू ई ए इंटू 0, फ्लक्स विल बी 0 एंड दिस इज मिनिमम। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री है। फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए आपने याद रखना है आप एरिया की बात कर रहे हैं या फिर आप एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो दोनों में ये वाला फ़र्क याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है केस नंबर 3। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन इस तरह से हो कि दोनों ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं, बल्कि दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है विच इज़ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल अगर हो थीटा, ना तो दोनों पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर, तो फिर इस केस में जो कंडीशन होगी इसके लिए हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे एरिया वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में विच इज़ ए कॉस थीटा। तो इस केस में फ्लक्स बनेगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये 3 केसेस हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कहाँ पे होगा, और इन दोनों के इन बिटवीन कंडीशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम के लिए याद रखें, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, या फिर अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल होगा। इन दोनों कंडीशंस में फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, एरिया परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर पैरेलल, जिस तरह ये वाली डायग्राम है। एरिया जो है ये परपेंडिकुलर है, जबकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन एरिया is parallel and area vector is perpendicular to the lines of forces। तो डेफिनेशन करते हुए या केस को एक्सप्लेन करते हुए मैक्सिमम और मिनिमम को आपने वर्ड याद रखना है, एरिया आप यूज़ कर रहे हैं या फिर एरिया वेक्टर, उस लिहाज से आपने परपेंडिकुलर या पैरेलल को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि लॉन्ग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन आ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। सरफेस के अंदर अगर हम एक चार्ज को इनक्लोज कर दें तो फिर इसके लिए जो फ्लक्स होगा उसमें हमने एक एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम एक जनरल सा एक्सप्रेशन पहले डिराइव करेंगे। उससे पहले देखें, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें आउटवर्ड होती हैं, रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड होती हैं। पॉजिटिव चार्ज हमने लिया जिसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं। एक शेप हम कंसीडर करेंगे स्फीयर की शेप में, राउंड शेप। अब इसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करें उसके नंबर को फ्लक्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इस सर्कल में से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये इसका फ्लक्स होगा। अब हमने इस फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। फार्मूला आपने फ्लक्स के लिए पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। और ये याद रखें, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये हमने लिखा था फॉर फ्लैट सरफेस, लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है बल्कि स्फीयर है।
राउंड शेप में है। तो अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर हमने राउंड शेप को फ्लैट वाले फार्मूला में कन्वर्ट करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम स्मॉल पैचेस कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये स्मॉल पैच ये इतना छोटा हो कि ये ज़ीरो को अप्रोच करे, तो फिर ये जो राउंड शेप है दैट इज़ नियरली इक्वल टू फ्लैट शेप। अब स्मॉल पैचेस में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो फिर हर स्मॉल पैच के लिए हम ये वाला फार्मूला जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल पैच है, इसके एरिया को अगर हम डेल्टा A1 का नाम दे दें, इसी तरह बाकी जितने भी पैचेस बनेंगे उन सब के एरियाज़ को भी ऐसे ही नाम अगर हम दे दें, डेल्टा A1 फर्स्ट पैच के लिए होगा, डेल्टा A2 सेकंड पैच के लिए होगा, डेल्टा A3 थर्ड पैच के लिए अप टू सो ऑन। तो ये पूरी की पूरी स्फीयर जो है ये स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर पैच जो है इसके ऊपर हम अलग-अलग से फ्लैट वाला फार्मूला EA cos ऑफ थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज डेल्टा A1 में से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करें, A2 से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगी उसे हम E2 से रिप्रेजेंट करें, थर्ड पैच से A3 अप टू सो ऑन, nth पैच के लिए हम लाइंस ऑफ फोर्सेस को EN से रिप्रेजेंट करें। तो फिर हम हर पैच के लिए अलग-अलग से फार्मूला डिराइव करते हैं। फॉर फर्स्ट पैच फ्लक्स को हम φ1 का नाम देते हैं, φ इज इक्वल टू EA cos थीटा। फर्स्ट के लिए आ जाएगा E1, एरिया है डेल्टा A1 इनटू cos ऑफ थीटा। अगर हम डायग्राम में देखें तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो वाली और एरिया वेक्टर डेल्टा A1 दोनों के दरमियान एंगल जो है ये 0 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 cos थीटा cos 0 1 होता है, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा E1 डेल्टा A1। सिमिलरली फॉर सेकंड पैच φ2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2। सिमिलरली अगर हम nth पैच के लिए फ्लक्स फाइंड करें, φn विल बी इक्वल टू En डेल्टा an, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब अगर हम इस शेप पूरी में से फ्लक्स टोटल फाइंड करना चाहें तो फाई टोटल विल बी φ1 प्लस φ2 प्लस अप टू सो ऑन, जितने भी फ्लक्सेस हैं φn, इन सब को हमें ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला है E1 डेल्टा A1 प्लस सेकंड के लिए एक्सप्रेशन है E2 डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट वाले के लिए एक्सप्रेशन होगा En डेल्टा an। अब अगर हम स्फेरिकल सिमेट्री की बात करें, फॉर स्फेरिकल सिमेट्री जितने भी पैचेस हैं हर पैच के अंदर अगर फर्स्ट पैच में से एक लाइन आप फोर्स पास कर रही है, सेकंड पैच में से भी एक पास करेगी, थर्ड में से भी एक पास करेगी, तो एक पैच में से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करें बाकी सब में से भी उतनी ही कर रही होंगी स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, सारे सेम होंगे और इन सब को हम एक कॉमन E का नाम दे देते हैं। अब ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, फाई दिस विल बी इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन E डेल्टा an। अब इन सब में से अगर हम E को कॉमन ले लें तो फाई टोटल विल बी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा an। फाई टोटल विल बी इक्वल टू E इंटू ये फर्स्ट पैच का एरिया प्लस सेकंड का एरिया प्लस जितने भी पैचेस हैं उन सब का एरिया, इसकी जगह पे हम टोटल एरिया लिख सकते हैं। टोटल एरिया शेप का, और शेप हम यूज़ कर रहे हैं स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ स्फीयर।
अब इस फार्मूला में अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करें, जो फार्मूला हमने डिराइव किया था पीछे वाले टॉपिक्स में, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्र इंटू 4 पाई आर स्क्र एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4 पाई के साथ कैंसिल, आर स्क्र के साथ कैंसिल, तो बाकी रिजल्ट हमारे पास बचेगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू Q over epsilon naught. This is final expression for electric flux through a surface enclosing charge. अगर एक सरफेस के अंदर चार्ज को इनक्लोज किया जाए तो उसमें जो फ्लक्स होगा उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन आपने याद रखना है। अगर हम इस फार्मूला की बात करें जो भी हमने डिराइव किया है, फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमें पता चलता है ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है सिर्फ दो चीज़ों पे। एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और इसके साथ साथ ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मीडियम चेंज होने से ही फ्लक्स चेंज हो सकता है। अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस डेफिनेटली बाहर ही निकलेंगी। अब हम इसे इसके अराउंड डिफरेंट शेप्स रख के देखते हैं कि क्या शेप चेंज करने से उसमें जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं क्या वो भी चेंज हो सकती हैं। सबसे पहले यूज़ की गई ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल का फ्लक्स काउंट करें, एक लाइन ऑफ फोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ट्राइंगल में से 8 लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज ट्राइंगल का फ्लक्स जो है वो 8 न्यूटन पर कूलम, ये हम कह सकते हैं। अब राउंड शेप की अगर हम बात करें सर्कल की, सर्कल के लिए अगर हम काउंट करें लाइंस ऑफ फोर्सेस को, दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सर्कल के लिए भी उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं तो इसका फ्लक्स भी सेम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, जो सबसे बाहर वाली शेप है, इसमें भी वही लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। तो इस सूरत में भी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर के लिए भी फ्लक्स जो है वो सेम होगा। अगर हम बाहर कोई भी शेप, कोई भी रैंडम बना सकते हैं शेप, कोई भी शेप बना लें, जो चार्ज है उसमें जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं उनकी वजह से फ्लक्स जो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। शेप चाहे जो भी हम यूज़ करें उसके लिए फ्लक्स जो है वो उसके इंडिपेंडेंट होगा, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। आज वाले लेक्चर में जो फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन, फ्लक्स के दोनों केसेस शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, और ये वाला टॉपिक जो है सेकंड है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है लेकिन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।